नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q2 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस के CFO मिस्टर कपिश जैन Q2 अर्निंग्स पर बात करने के लिए। कपिश सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। Pleasure is mine, Vivek. Thank you very much. Thanks for having me here. A pleasure too, sir. Sir, firstly, I'd like to congratulate you for getting this NII of say 1,000 crore because you just crossed. I think first time. This is the first time that you crossed 1,000 crore. No, we have not yet crossed. We are almost there. Okay. From a PAT perspective, we are almost there. From a PAT perspective, we are almost there. We are 998. Okay, great. So you are just close to 1,000 crore. So, sir, हम देख रहे थे कि आपके NII में almost 38% का jump on a YY basis and on a Q-on-Q basis 7% का jump देखने के लिए मिल रहा था। पैट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है सर, 32% एंड 11% ऑन Q-on-Q बेसिस। इसमें एक चीज सर जो थोड़ा सा प्रॉफिट को अलग कर रही थी वो था कि आपका प्रॉफिट आफ्टर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट हैज जस्ट गॉन अप 25%। सर, इस थोड़ी सी जो समीकरण है इसको समझा। इसमें क्या है विवेक, पिछले साल जुलाई अगस्त के आसपास हमारे पास एक नए इन्वेस्टर आए थे हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी डाली थी और 20% का स्टेक लिया था। उनके आने के बाद अब ये जो प्रॉफिट है हमारा इस साल का, उसका 20% शेयर माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के हिसाब से उनके शिरे में जाता है। तो तब जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी कंप्यूट करते हैं तो वो जो शेयर है प्रॉफिट का वो हमको उसमें से माइनस करना पड़ता है। Okay. So that is the element which is causing this reduction, because that is not coming into IIFL Finance on a consolidated basis. It is meant for the minority, which is a 20% holding that ADIA in this case own करता है overall HFC में। जी sir, we have seen कि RBI has just raised around 250 basis point in last 1 year so sir, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड यील्ड्स पर कितना इम्पैक्ट देखने के लिए मिला? So हमारे कॉस्ट ऑफ फंड में अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं, क्योंकि आरबीआई ने करीब मई के आसपास रेट हाइक करना शुरू किया था, बट अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग करीब 40-45 पैसे से बढ़ी है एट अ कंसोलिडेटेड लेवल। तो ये बहुत बड़ा अपसाइड नहीं हुआ है कॉस्ट ऑफ बोरिंग में, क्योंकि हमने हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग में बहुत मेहनत करी है। रेगुलरली हम क्या करते हैं कि हम बैंकों से नेगोशिएट करते हैं, हमारी कॉस्ट उस नेगोशिएशन से हमें फायदा मिलता है। हाई कॉस्ट बोरिंग को या तो हम रिटायर कर देते हैं या उसको रिप्राइस कराते हैं। जहाँ तक हमें सफलता मिलती है वी ट्राई टू डू दैट। अदरवाइज हम डाइवर्सिफाई करके नए सोर्सेज से बोरिंग करने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमें लोअर कॉस्ट फंड मिल सके। जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमने इसी क्वार्टर में हमने फंड रेज एनएचबी से किया है करीब 1500 करोड़ का, और एनएचबी लॉन्ग टर्म पैसे देता है और बहुत ही किफायती रेट पे देता है। फिर हमने क्योंकि हमारा करीब 68% जो किताब है वो प्राइवेटी सेक्टर में आती है, तो वो सोशल इम्पैक्टिंग है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को केटर करती है, डेवलपमेंट एंगल से भी इन्वेस्टर्स को उस पर नज़र रहती है, जैसे कि डीएफआईज हैं, एमएफआईज हैं उनको। तो हमने इस क्वार्टर में करीब 50 मिलियन का फंड रेज किया है डीएफआई से फ्रॉम अमेरिका, और हमने 100 मिलियन का फंड रेज किया है फ्रॉम आईएफसी वर्ल्ड बैंक। तो ये और इन सोर्सेज से भी फंड रेज करने से हमें फायदा मिलता है। हम थोड़ा डाइवर्सिटी करके हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग कमर्शियल पेपर भी किया है जिसका रिस्क हमने नहीं बढ़ाया, और कमर्शियल पेपर बोरिंग बाकी बोरिंग से सस्ती आ जाती है तो उससे ही बेनिफिट मिलता है। ये तो हो गए कुछ नई बोरिंग जो हमने कम रेट पे की है। उसके अलावा हमारा एक एमटीएन प्रोग्राम था जो हमने कोविड के टाइम पे फंड रेज किया था, वो हमारा पूरा क्लोज हो गया और वो हाई कॉस्ट बोरिंग था करीब 11% के आसपास। वो क्लोज होने से हमें इमीडिएटली बैलेंस शीट में फायदा मिला, जिसकी वजह से इस क्वार्टर का हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग एक्चुअली नीचे गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, करीब 6 पैसे नीचे गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ये कई ऐसी रणनीति है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ मनी को हमने कंट्रोल में रखा है। और जैसा मैंने बताया पिछले साल सितंबर से इस साल सितंबर में करीब 40 पैसे से हमारी कॉस्ट ऑफ मनी अदरवाइज बढ़ी है। ओके सर, बहुत कम एनबीएफसीज हैं जिनको पब्लिक डिपॉजिट अलाउड है, तो आरबीआई के साथ एक अभी मीटिंग भी हुई थी एनबीएफसीज की जिसमें कि प्रपोजल रखा गया था कि हमें भी कुछ एनबीएफसीज को कि उनको पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए अलाउ किया जाए। क्या आप उस श्रेणी में थे? नहीं विवेक, हम
मुझे इसका आइडिया नहीं है कि किसने आरबीआई को अप्रोच किया था या अप्लाई किया था, बट जैसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, आरबीआई ने नए डिपॉजिट लाइसेंसेस देने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल सर, वो तो और बहुत किसी साल हो गए, कंपनी, लेकिन अभी ये हाँ, प्रपोजल गया था आरबीआई के पास। अच्छा, मेरी नॉलेज में नहीं है कि आरबीआई ने ओके। ऐसा कोई प्रपोजल दिया था, बट तो हमने आरबीआई को ऐसा कोई अप्रोच नहीं किया कि आप डिपॉजिट्स के लिए अलाउ कर दो इन पर्टिकुलर। और हम इसके अलावा लेकिन पब्लिक से हम पब्लिक इशू ऑफ एनसीडीज करते हैं। ओके। तो आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के साथ इश्यूएंस को खोलते हैं और इशू को क्लोज करते हैं और एक पर्टिकुलर क्वांटम लेके जाते हैं, डिफरेंट अलग टेन्योर का, डिपेंडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट अब पब्लिक इशू ऑफ एनसीडी करते हैं, तो बशर्ते कि डिपॉजिट की हमारे पास डिपॉजिट लाइसेंस नहीं है। सर मैं देख रहा था कि आपका जो लोन एसेट पोर्टफोलियो है दैट हैज जस्ट गॉन अप बाय 32% और अब 73,000 करोड़ के को क्रॉस कर चुका है। उसमें आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का कुछ बताएं कि ब्रेकअप किस तरह का है। सर देखिए, इसमें जहां तक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बात है, मेरा हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो सिक्योर्ड है, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो सिक्योर्ड है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है। ये सब मिला के करीब 72% ऑफ 75% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो इसी में हो जाता है। उसके अलावा जो मेरे पास बचा वो है डिजिटल और माइक्रो फाइनेंस। तो जी करीब करीब 25% का जो पोर्टफोलियो है वो अनसिक्योर्ड है हमारा। सर, बहुत सारी आजकल जो बैंकिंग और एनबीएफसी की कमेंट्री आ रही है, वो ये आ रहा है कि एनआईएम्स थोड़े टॉप आउट होने की तरफ हैं। आपका क्या इस पर अपना कंपनी की साइड से स्पष्टीकरण है कि आपको लगता है कि फर्दर रूम है एनआईएम ऊपर जाने का कि नीचे जाने का? एनआईएम्स ऊपर जाने का या इन लेवल्स पर सस्टेन करने का सर? देखिए, हमारा जो एवरेज स्प्रेड है, जिस रेट पे हम लोन देते हैं और जिस रेट पे हम बोरो करते हैं, वो हमारा 5.3 था मार्च 2019 में, उस साल। वो जी। बढ़ के हमारा 8.1 हो गया है। हम्म। तो हमारा एनआईएम हमारा स्प्रेड एक बहुत ही हेल्दी लेवल पे है। और हमने जहाँ पे भी उसका कारण ये है कि हमने अपने रेट्स को जब भी हाइक करनी पड़ी है, हमने उसको बढ़ाया है और कस्टमर्स को पास ऑन किया है। हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग, हमारी इन सारी कोशिशों की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो हमारा स्प्रेड एक हमें एक्सपेंड किया है पिछले कुछ सालों में, 4 साल की अगर मैं बात करूं। और हम्म। ये जो निम हमारा उसकी वजह से आता है वो करीब 7.5-8% पे आता है एट ए कंसोलिडेटेड लेवल। और हमें लगता है कि ये निम सस्टेनेबल है। और हाँ, इससे ज़्यादा की हमारी कोई टारगेट भी नहीं है। तो निम का लेवल जो आज के दिन हमारा है, हम उसी पे ऑपरेट करके हमारा कहना है कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। तो मैं देख रहा था आपके एनपीएस का भी, क्योंकि ग्रॉस एनपीए आपके 1.8% रहे हैं, एक स्टेबल क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ एनपीएस कहा जा सकता है, बिकॉज 2.4% से घटे हैं ये ऑन ए वाई वाई बेसिस, और क्यों क्यों में स्टेबल थे। नेट एनपीएस की थोड़े और इम्प्रूवमेंट आई है। सर, जो अनसिक्योर्ड हैं लोन्स, उनको लेकर कुछ कंसर्न, और अभी मैं पीछे एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें कि ये यूबीएस की आई थिंक एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देर इज ए कॉज ऑफ कंसर्न कि आने वाले समय एनपीएस बढ़ सकते हैं। आप इस बारे में क्या मानते हैं सर? नहीं, देखिए सर, आप जब लेंडिंग बिजनेस में होते हो तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपके पास एसेट क्वालिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं, लोग डिफॉल्ट भी करेंगे। और आपके तो बट उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपकी रिस्क एडजस्टेड प्राइसिंग है कि नहीं। आप उस कस्टमर से फिर ज़्यादा चार्ज करोगे जो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में है, क्योंकि उसमें आपके पास रिकवरी का और कोई साधन नहीं है कि आप उसकी कोई एसेट अक्वायर करके उसको बेच के अपनी रिकवरी कर सको। उस सिनेरियो में आपके पास रेट ही एक साधन है जिसमें आपके पास अच्छा रेट मिले कस्टमर से। दूसरा, उस कस्टमर की बाकी जो आपके क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, वो आप इवेलुएट करोगे, चाहे वो उसका सिबिल स्कोर हो, चाहे वो उसके पास हिस्ट्री ऑफ पेमेंट हो, ऑल, या उसका बिजनेस ऑपरेशन हो तो उसके किस तरह के कैश फ्लोज आते हैं, उसकी प्रोफाइल कैसी है। ये सारे जो क्रेडिट के नॉर्म्स हैं उनको उनको दायरे में रख के एक आप क्या टिकट साइज पे काम करोगे, कितना एक्सपोजर लोगे, वो फॉर वायर का वर्किंग करके यू टेक अ कॉल ऑन दैट कस्टमर। And more importantly, when you right price the asset, you take care of potential delinquency which can come in that portfolio. कि अगर हमने अगर डेलिंक्वेंसी, एक्सपेक्टेड डेलिंक्वेंसी जो इस तरह के बिजनेस में थोड़ी हाई रहती है, लेकिन अगर मैंने कस्टमर से ज़्यादा ऊंचा चार्ज किया है तो मैं क्रेडिट कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता हूँ। उसके अलावा जो मार्केट में कहना है कि इंडस्ट्री इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, पर्सनल लोन और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट। लोगों ने एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो हमारा ये मानना है कि शायद पर्सनल लोन एक्सपोजर्स थोड़ी हीटेड है। बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो लार्जली बीएल है, बिजनेस लोन है। सो उस तरह से उसमें एंड यूज है, तो एंड यूज होने से आपको पता है कि ये पैसे कंजम्पशन के लिए नहीं जा रहे, किसी बिजनेस पर्पज के लिए जा रहे हैं। और उसमें आप उसकी एक्सपीरियंस देखते हो, बिजनेस की स्टेबिलिटी देखते हो बिफोर यू टेक अ कॉल। सो दैट वे रिलेटिवली बेटर प्रोफाइल है।
बट हाँ, ये थोड़ा हीटेड अप मार्केट तो है ऑफ लेट, पीएल वाला, मोर पर्टिकुलरली पीएल वाला। ओके सर, पीसीआर भी मैं देख रहा था आपका 159 है। ये इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेगा इस फिस्कल में, या कुछ इसमें और चेंजेस हो सकते हैं? नहीं, पीसीआर हमारा इसी लेवल पे रहेगा। पीसीआर वुड बी एट दिस सिमिलर लेवल, यस। ओके। एंड सर, बहुत सारे प्लेयर्स ये भी मान रहे थे कि जियो की एंट्री हो गई है मार्केट में, एक तो बड़ा प्लेयर आ रहा है, तो आने वाले समय में कुछ एक जो मिड साइज प्लेयर्स होंगे या छोटे प्लेयर्स होंगे, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या कुछ एक्चुअल पिक्चर आ रही है सर? सर मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट इंडिया में कंपटीशन, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं और बहुत इफेक्टिवली, बहुत प्रोफेशनली ऑपरेट करती हैं। बट इंडिया में क्रेडिट डिमांड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुकी हैं, कनेक्टिविटी हैज़ इम्प्रूव्ड, मोबाइल नेटवर्क्स इज ऑपरेटिंग एज एफिशिएंटली एज एवर इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, सो पीपल आर फ्लरिशिंग ऑल अक्रॉस, सो व्हेन दे आर फ्लरिशिंग उनको पैसे भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए। तो क्रेडिट डिमांड की रिक्वायरमेंट इंडिया में आप जितना डीप जाओगे उतना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर ज़्यादा है, तो उसको टेपर करना की आपकी कोशिश रहनी चाहिए, और अदरवाइज अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। हमने पिछले 2 सालों में करीब 1000 से 1500 नए ब्रांचेस जुड़े हैं। हमारे ब्रांच की एक्सपेंशन 2500 से 4000 के आसपास आ गई है, 4000 के ऊपर ही है अभी, जिससे हमने ब्रांच लेड मॉडल में कस्टमर के पास जाके हम कस्टमर को सर्विस करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं, कस्टमर को रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस ग्रोथ को, जो हमारा मोमेंटम आज के दिन है, उसको हम मेंटेन कर पाएंगे जब तक कि हम एफिशिएंटली ऑपरेट करें, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी सर्विस दें और विद पूरे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। सर लास्ट क्वेश्चन, इस साल के लिए आपके टारगेट्स क्या है लोन बुक को लेकर, जो आपकी क्रेडिट ग्रोथ है, और जो आपके एनआईएम्स है, इन सभी को लेकर आपकी कुछ गाइडेंस? तो सर, जैसे एनआईएम का तो मैंने आपको बोल दिया कि राइट। हमारा स्प्रेड हैज वाइडेंड, और हमको लगता है कि जो करंट एनआईएम का जो हमारा फोरकास्ट है 7.5-8% के आसपास, हम उसको मेंटेन कर पाएंगे इस करंट मिक्स के साथ। ग्रोथ हमने बोला है, लॉन्ग टर्म हमारा ग्रोथ एस्पिरेशन और टारगेट है करीब 25% का कैगर ग्रोथ। हाफ ईयर में हम ऑलरेडी 32% का कैगर ग्रोथ दे चुके हैं, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें। बट हमें लगता है कि वी शुड बी एबल टू रिटेन दैट सेम गाइडेंस ऑफ अराउंड 25% ग्रोथ एट ओवरऑल एयूएम लेवल। तो एयूएम लेवल पे 25% का ग्रोथ हमें लगता है कि हम मेंटेन कर पाएंगे। 2-3 चीज़ें जो इस पर डिपेंड करती हैं, जैसे गोल्ड प्राइजेस हैं, अगर गोल्ड प्राइजेस नीचे की तरफ जाती हैं तो आपको गोल्ड में वही आपके पास एक साथ एक सेफ्टी है कि आपके पास गोल्ड है, तो वो एक कारण होता है जिसकी वजह से ग्रोथ इंपैक्ट कर सकती है, गोल्ड प्राइसेस करेक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट बहुत पीक कर चुका है, और हाउसिंग मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट क्योंकि हमने एक्सपेंड किया है बहुत एग्रेसिवली, हमारे पास मार्केट है जहाँ पे हम नया बिजनेस कर सकते हैं, पर इंटरेस्ट रेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ के लिए। अदरवाइज हमें लगता है कि 25% का ग्रोथ हमारा मेंटेन हो जाना चाहिए। जी मिस्टर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर सर। वी एक्सपेक्ट कि आपकी इसी तरह की ग्रोथ आती रहे, और आप इस इंडिया की जो एक शानदार रन है उसको एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, प्लेजर हैविंग मी हियर। सेम थैंक यू।